नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, मैं मनीष आप सभी के लिए लाया हूं पीजीटी और हायर एजुकेशन के कोर्सेज, साथ में इसमें नेट के एग्ज़ाम के लिए या अगर आप कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लेक्चर से आप लाभान्वित हो सकते हैं। मित्रों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, पहला मुद्दा है सहयोग और दूसरा है संघर्ष। इन दो विषयों पर आज हम बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए पीजीटी, टीजीटी, हायर एजुकेशन, नेट और प्लस जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मूल्यवान लेक्चर होने वाला है। तो इसे आप हमारे साथ ध्यान से अटेंड कीजिए और साथ ही आप इसके नोट्स भी बनाते चलिए, जिसे और ये जो टॉपिक हैं ये पूरे कंप्रहेंसिव ढंग से कंप्लीट इनकी एनालिसिस की जाएगी, ताकि आपको कहीं से कोई किताब कुछ भी ना पढ़ना पड़े। आप हमारे एक नोट्स में ही समग्रता से पूरे तरीके से चीज़ें कवर कर पाएँ। तो इस स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला टॉपिक है सहयोग। सहयोग को इंग्लिश में सामान्यतः कॉपरेशन कहते हैं। मित्रों, सहयोग एक सामान्य शब्द है और इसे हम समाजशास्त्र में कैसे समझें, समाजशास्त्रीय नज़रिया इसे हम कैसे प्रदान करें, ये हमारे लिए आवश्यक एक चुनौती है। या इसे समाजशास्त्रीय नज़रिए से कैसे समझा जाए, क्योंकि कोई भी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सहयोग को समझता है कि सहयोग क्या होता है। तो समाजशास्त्र में जो सहयोग के जो विभिन्न डायमेंशंस हैं, विभिन्न जो स्वरूप हैं, प्रकार हैं, और सहयोग के जो प्रकार हैं, फंक्शंस एंड टाइप्स एंड डायमेंशंस, उन सभी को हम लोग समझेंगे। मित्रों, मैंने सबसे पहले लिखा है कि सामाजिक संबंधों का जाल है। तो ये सामाजिक जो संबंध हैं ये क्या हैं और ये जाल कैसे है। तो सामाजिक संबंध ऐसे हैं कि जैसे कोई किसी का हस्बैंड है, किसी की कोई वाइफ है, ब्रदर है, सन है, तो एक तरीके का वेब क्रिएट होता है, इंटरलिंकिंग का एक वेब क्रिएट होता है, जहाँ पर हर किसी से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ना केवल संरचना परिवार में देखी जाती है बल्कि अन्य संगठनों में, चाहे वो औपचारिक संगठन हो, वहाँ भी देखी जाती है, चाहे वो नौकरशाही हो, चाहे वो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, है ना। बिना सहयोग के समाज की संकल्पना संभव नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो ये जो वेब क्रिएट होता है इसी से कॉपरेशन भी मिलता है। जैसे परिवार एक संस्था है जो सहयोग प्रदान करने के लिए सबसे अनिवार्य संस्था प्राथमिक तौर पर मानी जानी चाहिए या मानी जाती है। आगे कहा गया, समाज की कल्पना सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। एकदम सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सहयोग समाज के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु तो अति आवश्यक है। बिल्कुल, बिना सहयोग के समाज की संकल्पना किसी भी हालत में संभव नहीं है। मनुष्य बर्बर अवस्था से आज चौथी औद्योगिक क्रांति तक पहुंच चुका है। इन अवस्थाओं में मनुष्य निरंतर एक दूसरे से सहयोग, प्रकृति के चाहे वो सहयोग हो, चाहे वो मनुष्य के बीच में सहयोग हो, चाहे एक समूह से दूसरे समूह के बीच में सहयोग हो, चाहे एक समाज से दूसरे समाज के बीच में सहयोग हो, निरंतर सहयोग के साथ आगे बढ़ता रहा है। वह सहयोग आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक सहयोग भी हो सकता है। अब इसके समाजशास्त्रीय पहलुओं पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में क्या राय प्रस्तुत की है। प्रोफेसर ग्रीन के अनुसार, प्रोफेसर ग्रीन कहते हैं, सहयोग दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। इच्छित उद्देश्य क्या है, मतलब अगर हमें कॉपरेशन, सहयोग के बिना हम कोई काम नहीं कर सकते, ये हमने समझ लिया। हम आगे देखते हैं कि किसी कार्य मतलब जो कोई इच्छित उद्देश्य है, जैसे हमारी कोई इच्छा है कि हम ये काम करें, चाहे सामाजिक सहयोग का काम हो, सामाजिक सरोकार का या सामाजिक बदलाव का काम हो, है ना, तो उसे हम सहयोग के बिना नहीं कर सकते। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में तमाम तरीके से सरकार द्वारा, प्राइवेट एनजीओज के द्वारा मदद की गई वल्नरेबल्स के लिए, जो लोग काफ़ी परेशानी में थे। तो क्या कोई एक व्यक्ति सहयोग कर सकता था? जैसे सोनू सूद हैं, सोनू सूद सिर्फ अकेले सहयोग नहीं कर सकते थे, उनकी पूरी एक टीम थी और वो टीम भावना के चलते सहयोग हो सका। ठीक इसी तरीके से जब हमारी क्रिकेट टीम क्रिकेट खेलती है और जीतती है तो उसमें सहयोग की बहुत अच्छी भावना होती है।
आप लोगों ने फिल्म देखी होगी चक दे इंडिया, उसमें देखा होगा कि एक मोमेंट पर जब पहले हारते हैं ऑस्ट्रेलिया से पहले ही मैच में, तो वहाँ आपने महसूस किया होगा कि जो है कहते हैं हीरो कि जो मेन हीरो होते हैं, जो एक तरीके से कोच होते हैं, मेंटोर होते हैं, कि भाई क्या समस्या है कि आप लोग कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उन चुनौतियों को जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो उसके बाद लगातार परफॉर्मेंस बेहतर होता है। तो वो एक सहयोग ही है। आप पढ़ते वक्त भी समाजशास्त्र को अप्लाई कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। बेसिक कंसेप्ट को मैं सदैव समाजशास्त्र में सोशल रीजनिंग कहता हूँ, और वो एक अच्छी चीज़ है जहाँ से आप समझ सकते हैं चीज़ों को आसानी से। तो ये आपने समझ लिया। अब इसकी कुछ विशेषताओं पर बात करते हैं। पहली विशेषता है कि निरंतरता, यानी सहयोग की निरंतरता आवश्यक है समाज के लिए। बिना और सहयोग कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि समाज में कंटिन्यूटी एंड चेंज में चाहिए। समाज में जो बदलाव हो रहे हैं उनमें भी सहयोग की आवश्यकता है। सामूहिकता, किसी एक व्यक्ति के द्वारा बदलाव नहीं लाया जा सकता, चाहे हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक सुधार आंदोलन हो, पर्यावरणीय आंदोलन हो, कोई भी जो है बदलाव, कोई भी सुधार, कोई भी जो है नई जो है परिवर्तन, वो जो है सामूहिकता में ही संभव है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका नेतृत्व तो कोई एक व्यक्ति कर रहा हो। अगला है सामान्य लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य का मतलब यह है कि जो सहयोग किया जा रहा है किसी एक सामान्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। तो सभी का सामान्य जो है एक अगर कॉमन गोल है फ्रेंड्स, तभी एक से ज़्यादा लोग साथ में आकर जुड़ेंगे, वरना हर किसी के कुछ अपने इंडिविजुअल वर्क्स होते हैं, वो नहीं आते। लेकिन फिर भी समाज में जीने के लिए, जैसे इमाइल दरखाइम ने कहा था कि जो समाज, जो 2 प्रकार के समाजों का वर्गीकरण किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो प्राचीन समाज होंगे वो सहयोग, उनमें ज़्यादा अनौपचारिकता ज़्यादा होगी, लेकिन जो आधुनिक समाज होंगे वो समाज भी जो है सहयोग पर चलेंगे। लेकिन उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जटिल श्रम विभाजन। इसका आशय क्या है कि कोई जो है व्यक्ति विशेष किसी विशेष कार्य में, विशेष कार्य में दक्ष हो। जैसे कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है हार्ट का, कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है गायनकोलॉजी का, कोई डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है कैंसर का, है ना, स्पेसिफिकली। तो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, एक व्यक्ति सब चीज़ों में पारंगत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा था तो जो आधुनिक समाज होंगे उनमें कार्य विशेषीकरण के ढंग से एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता पाई जाएगी। हाँ, वहाँ पर औपचारिकता अधिक होगी। आप लोग समझ चुके होंगे मेरी इतनी बात। आगे बढ़ते हैं। किंग्सले डेविस की राय जानते हैं कि किंग्सले डेविस क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, ये पूछा जा चुका है कि ये जो है ग्रीन क्या कहते हैं, डेविस क्या कहते हैं। तो इन परिभाषाओं को आपको याद करना है। मैं इनको डिकोड जरूर कर दूंगा। ये कहते हैं कि एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है। ये जो मिलजुल कर है, ये आप कीवर्ड्स पकड़ सकते हैं कि जो मिलजुल कर कार्य करता है ना। तो एक ऐसे उद्देश्य के लिए, यानी कोई ऐसा एक कॉमन गोल, यही बात ऊपर भी कही गई थी। तो एकदम सिंपल है। अब सहयोग की सामान्य विशेषताओं पर आते हैं कि सहयोग की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता है मित्रों, 2 या अधिक व्यक्ति बिल्कुल चाहिए। एक व्यक्ति के बिना, एक व्यक्ति के मतलब अकेले बदलाव नहीं ला सकता। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सदैव चाहिए, और कॉपरेशन से ही चीज़ें चलेंगी। चाहे वो अन्ना हजारे का मूवमेंट हो, गांधी जी का मूवमेंट हो, आपने सदैव देखा कि उनका प्रभाव जनता पर होता था और जनता के साथ ही वो बदलाव लाने की कोशिश करते थे। सामान्य उद्देश्य, सबके उद्देश्य सामान्य होने चाहिए, है ना। फिर हम की भावना होनी चाहिए, वी फीलिंग होनी चाहिए, एक तरीके का इंटरेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, उनमें फीलिंग होनी चाहिए कि जो है एक यूनिटी, एक एकता की भावना सदैव होनी चाहिए। फिर ये चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया कैसे मित्रों, यानी कि आप सचेत होकर ये सब काम कर सकते हैं। बहुत से सहयोग हैं जो अचेतन भी होते हैं। जैसे हम ट्रैफिक नियमों का फॉलो करते हैं, हम जो है सामाजिक तौर पर बहुत से ऐसे काम नहीं करते जो मतलब हमें नहीं करना है, जिससे समाज संतुलित बना रहे, वो हमारी जीवनचर्या में आ चुके हैं। वो अचेतन सहयोग होते हैं, है ना। और बहुत से सहयोग होते हैं जिन्हें हम एक डायरेक्ट कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसके बाद करते हैं, जैसे मैंने लॉकडाउन वाला बताया था। अगला,
यह निरंतर प्रक्रिया है भाई। जो है सहयोग सदैव निरंतर बना रहे, इसके लिए जो है निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। अगला, प्रोफेसर ग्रीन की कोटेशन ही बहुत बार पूछी गई है, इसलिए आप लोग इसे रट लीजिएगा, और या इसी के माध्यम से पूरा बताया जा सकता था। यह कहते हैं सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीके का फिलोसफिकल टाइप का कोटेशन है। इसमें वो शब्द प्रयोग करते हैं कि शांतिपूर्ण संघर्ष कैसे है, कि जैसे मान लो हम प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं मित्रों, आप सब लोग पढ़ रहे हो, सभी लोग एग्जाम दे रहे हो, और इस एग्जाम देने के प्रक्रम में आप क्या कर रहे हैं, आप प्रतिस्पर्धी हैं। आप कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी अगले किसी एक्स कैंडिडेट से ज़्यादा तैयारी कर पाएं, ज़्यादा तैयारी करें। तो आप, लेकिन चूंकि जैसे मान लो चाहे आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक संस्था के माध्यम से तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ क्या है, प्रतिस्पर्धा है, जो बेहतर करेगा वो विनर होगा, वो सीट ले जाएगा, वो जो है सेलेक्ट होगा। तो संघर्ष है तैयारी के अंतर्गत, लेकिन शांतिपूर्ण है। यहाँ पर कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, लेकिन हमें ज़्यादा अपनी बेहतर तैयारी करके अपने जो है गोल को प्राप्त करना है। तो ये डेफिनेशन बहुत जो है पॉपुलर है, इसे याद रहना चाहिए। एक डेफिनेशन और है मैक्स वेबर की, वो प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहते हैं, वो भी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सहयोग के स्वरूपों को देखते हैं। थोड़ा सा इसे मिटा दें। सहयोग के स्वरूप, इसमें मैकाइवर क्या कहते हैं, मैकाइवर बताते हैं प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं मित्रों। अब प्रत्यक्ष सहयोग क्या है, प्रत्यक्ष सहयोग में जैसे टीम भावना का होना जरूरी है। क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, है ना, तो उसमें टीम भावना के बिना ये सफलता संभव नहीं है। और अप्रत्यक्ष सहयोग से क्या आशय है मित्रों, अप्रत्यक्ष सहयोग से आशय है एक तरीके का कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, जो मैंने अभी आपको बताया था कि आधुनिक समाजों में ये देखने को मिलता है, आधुनिक समाजों में देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, यानी जटिल श्रम विभाजन। जटिल श्रम विभाजन से क्या आशय मित्रों, जैसे कोई एक टीचर किसी एक विषय, जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ा सकता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आईआईटी की भी तैयारी करा सकता हूं, आईआईटी की तैयारी नहीं करा सकता। तो यहाँ मुझे एक विशेष जो है कार्य विशेष में मैं दक्ष हूँ, यानी मैं समाजशास्त्र की टीचिंग कर सकता हूँ। आगे बात करते हैं अकबर निमकांप के शब्दों में। तो ये क्या कहते हैं, कहते हैं इस तीन शब्द प्रयोग करते हैं। एक है सामान्य सहयोग, दूसरा है मित्रवत सहयोग, और तीसरा है विभेदीकृत सहयोग। इनको आपको पता होना चाहिए, है ना। सामान्य सहयोग के अंतर्गत क्या है मित्रों, जैसे सांस्कृतिक उत्सव मनाना, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन होता है, उन सांस्कृतिक उत्सवों को जो हम मनाते हैं तो उसके अंतर हम क्या करते हैं कि एक तरीके से चाहे कोई भी त्यौहार हो, होली, दिवाली, है ना, दुर्गा पूजा इत्यादि, वो सब जो सहयोग हैं, ये सब सहयोग सदैव सामान्य सहयोग साथ होते हैं। मंदिर में जाना, है ना, किसी कॉमन जो है कल्चर को फॉलो करना, ये सब चीज़ें। मित्रवत सहयोग क्या है, जैसे भ्रमण कर रहे हैं, है ना, ये सब जैसे हम भ्रमण कर रहे हैं तो वहाँ क्या कर रहे हैं, एक अगर हम हेल्दी फ्रेंडशिप या हेल्दी जो है फ्रेंडशिप रिलेशन की तरह से डेवलप कर रहे हैं तब तो ठीक है, या कोई गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, तब फिर ये चीज़ डेवलप हो पाती है। कि जैसे दो गायक हैं तो उनके अंतर्गत क्या होगा कि पता लगा कि एक लाइन अपनी बोलेगा और दूसरा अपनी बोलेगा, है ना। फिर तीसरा है क्या, विभेदीकृत सहयोग है। विभेदीकृत सहयोग में क्या होता है कि जैसे बाढ़ पीड़ित हैं, उनकी मदद कर दीजिए आप, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, या कोई आपदा आ गई है उसमें मदद करना, ये विभेदीकृत सहयोग का उदाहरण है। अब प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं, प्रोफेसर ग्रीन कुछ प्रकार के सहयोगों की चर्चा करते हैं। पहला है
प्राथमिक सहयोग, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं मित्रों, मैं इनकी व्याख्या जरूर कर रहा हूं, उन्हें आप नोट भी करिए, लेकिन ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि जैसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा, प्रोफेसर ग्रीन ने कितने प्रकार के सहयोग की चर्चा करी, यह प्रश्न हो सकता है। या प्रश्न ऐसे भी बनेगा कि ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सहयोग हैं, पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, फिर ऑप्शन दे देगा सी, तीसरा मतलब दोनों, और चौथा होगा कोई नहीं। आपको टिक करना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप जो है आप देखिए आपको मिलेंगे। तो मित्रों हम लोग जैसे जब प्रत्यक्ष सहयोग की बात करते हैं, मैंने प्रश्न की प्रकृति बताई, इसे आप बहुत ज़्यादा ध्यान से रखेंगे, जो है ध्यान देंगे इस पर। प्राथमिक सहयोग, प्राथमिक सहयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, अनौपचारिक संस्थाओं में। और अनौपचारिक संस्थाएं क्या है मित्रों, जैसे परिवार, पड़ोस, नातेदारी, मित्र मंडली, है ना, ये यहाँ सब जगह पर हमें देखने को मिलता है प्राथमिक सहयोग। और द्वितीयक सहयोग हमें कहाँ देखने को मिलता है, द्वितीयक सहयोग सदैव हमें देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर के फॉर्मेट में। यानी कि यदि हम प्रतिस्पर्धी हैं तभी हमारा सिलेक्शन होगा, प्रतिस्पर्धा में हम बेहतर हैं तभी हमारा सिलेक्शन होगा। उन्हें हमारे पर्सनल जो है, चाहे हमारी कोई परेशानी हो, चाहे हमें कोई समस्या हो, उसे उन्हें कोई वास्ता नहीं है ना, ये आपको याद रखना है। फिर अगला है, तीसरा है तृतीयक सहयोग। तृतीयक सहयोग के अंतर्गत मित्रों ये बेसिकली अवसरवादी सहयोग होता है। जैसे व्यापार या अन्य किसी समय आपको ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मित्रों हर्जलर के शब्दों में। हर्जलर महोदय कैसे इसे जस्टिफाइन करते हैं। हर्जलर, ये इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। हर्जलर, हर्जलर बताते हैं ऐच्छिक सहयोग की बात करते हैं, सबसे पहले नोट करिए। दूसरा है संगठित सहयोग। दो सहयोग हैं और ये पूछे गए हैं। अब जब ऐच्छिक सहयोग की बात कर, तो ऐच्छिक सहयोग के बारे में आपको सामान्य पता है कि यदि आप किसी मामले में ऐच्छिक रूप से सहयोगी हों, जैसे मान लो कि एक प्रोग्राम आता है एनडीटीवी पर, उसमें दिखाते हैं कि जो है अगर आप 900 रुपये पर मंथ डोनेट करें तो एक बच्चे की आंखों की रोशनी आ सकती है। ये ऐच्छिक सहयोग है। लोग चंदा मांगने आते हैं, ऐच्छिक सहयोग है, अनिवार्यता नहीं है। जैसे राम मंदिर बन रहा है, वो चंदा लेने आ रहे हैं, वो किसी को मार पीट तो नहीं रहे हैं, वो सहयोग मांग रहे हैं। आप चाहें तो सहयोग कर पाएं, अगर आप क्षमता में हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। फिर दूसरा है संगठित सहयोग। संगठित सहयोग का मतलब है जहां पूरे ग्रुप में एक से ज़्यादा लोग मिलकर सहयोग करें, उन्हें कहा जाएगा संगठित सहयोग। जैसे शादी विवाह के अवसर पर गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है लोग, एक से ज़्यादा लोग मिलकर सभी लोगों की मदद करते हैं। फिर बात करते हैं मित्रों रॉबर्ट निस्बेट के शब्दों में। रॉबर्ट निस्बेट बात करते हैं स्वतः स्फूर्त सहयोग के, परंपरागत सहयोग की, निर्देशित सहयोग की और संविदात्मक सहयोग की। 4 प्रकार की बात करते हैं, चारों आपको याद होने चाहिए। इससे ज़्यादा सहयोग पर आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये भी आप समझ लीजिए। रॉबर्ट निस्बेट क्या बताते हैं, 4 प्रकार के सहयोग, स्वतः स्फूर्त, परंपरागत, निर्देशित, संविदात्मक। अब स्वतः स्फूर्त क्या है, आप में स्वयं में चेतना आए। स्वयं में चेतना से क्या है कि जैसे आप एकाएक, जैसे मान लो सोनू सूद को एकाएक लगा कि हमें ऐसे वल्नरेबल्स के लिए, मतलब जो लोग सुभेद्य स्थिति में हैं, बुरी स्थिति में हैं, काफ़ी दूर दूर तक जा रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये इनका कैसा था, स्वतः स्फूर्त। उनके अंदर एक करुणा जागृत हुई, कि इम्पैथी जागृत हुई कि हमें मदद करनी चाहिए, है ना। फिर परंपरागत सहयोग। परंपरागत सहयोग क्या है भाई, हम लोग प्रतिदिन ऐसे तमाम काम करते हैं, ऐसे तमाम चीज़ें करते हैं जिनका समाज पर
प्रभाव होता है, और वो जो प्रभाव है जो है लगातार समाज को जो है संगठित, व्यवस्थित बनाए रखने में मदद करता है। अब यह इसे दूसरे और ढंग से समझा जाए, जैसे आपने देखा होगा कि जब शादी विवाह होती है तो उसमें क्या करते हैं लोग, उसमें मतलब लोग अपना निमंत्रण देते हैं, तो लोग न्योता देते हैं, न्योता लिखाते हैं, कुछ 500, 1000 जो भी जो देना चाहें देते हैं। अब ये परंपरा हमारे समाज में बनी हुई है कि किसी के यहाँ हम शादी विवाह में जाएं तो उसकी हम मदद करें। यदि लड़की की शादी है तब तो विशेष तौर पर, उत्तर भारत में ये प्रचलन है ना। और बदले में फिर जब उनकी शादी होती है तो लोग उससे ज़्यादा या लगभग उतना ही कम से कम रिटर्न भी करते हैं। तो ये है। फिर ये निर्देशित सहयोग है। कुछ सहयोग जो है जो डायरेक्टिव होते हैं, निर्देशित होते हैं। अब जैसे जेब्रा क्रॉसिंग को जो है नहीं तोड़ना है, जेब्रा रूल को नहीं तोड़ना है, ट्रैफिक रूल को कह सकते हो नहीं तोड़ना है ना। सदैव जो है ऐसे कोई काम नहीं करना है जिससे समाज में दिक्कत पैदा हो। जैसे आजकल क्या है, मास्क लगाना, निर्देशित सहयोग है, भैया सब लोग मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, तो इससे क्या होगा, कोरोना कम से कम फैलेगा। इसको आप कहेंगे निर्देशित सहयोग। और संविदात्मक सहयोग, संविदात्मक सहयोग से क्या आशय है मित्रों, जैसे कोई व्यक्ति जो है ये जो है क्या करता है कि कहीं जॉब करता है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट वो उसको शौक नहीं लगा है, उसके बदले में गवर्नमेंट उसे एक सैलरी प्रदान करती है ना, जो भी एक मिनिमम सैलरी बनती है उसको सैलरी प्रदान करती है। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल कॉपरेशन है जो लोग जो है और राज्य और सरकार के बीच में देखा जाता है, लोगों और सरकार के बीच में देखा जाता है। अब एक और समाजशास्त्री रॉबर्ट पार्क, जिन्होंने द सिटी बुक लिखी थी, है ना, ये कहते हैं प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग की बात करते हैं। ये कहते हैं समाज में सदैव कॉम्पिटिटिव जो है कॉपरेशन पाया जाता है। अब प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग आपको सभी को पता है कि प्रतिस्पर्धा बनाते हुए सहयोग करना। अब ये कैसे, चाहे तो आप देख सकते हैं मतलब व्यवसाय में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, इन सब जगह पर आप इस प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग को देख सकते हैं। पूछ लेगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि रॉबर्ट पार्क ने किस प्रकार के सहयोग की बात करी, तो 4-5 प्रकार के सहयोग दे देगा। उसमें एक सहयोग प्रतिस्पर्धात्मक सहयोग भी होगा। यदि आपको क्लियर है तो आपका आंसर लग जाएगा। मैंने एक पूरे जो है कंप्रहेंसिव ढंग से इस नोट्स को तैयार किया है और आपके समक्ष लेकर आया हूँ। आपको कहीं से अलग से मुझे नहीं लगता है इस टॉपिक पर इससे भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। चाहे वो फैक्ट्स हों, चाहे वो कंसेप्ट हों, और चाहे वो टाइप हों, है ना, चाहे वो प्रकार हों, ये 4 प्रकार से इसे विभाजित किया जा सकता था। मैंने हर एंगल को आपके समझ प्रस्तुत किया है ना। अब अगले मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं संघर्ष, ठीक उसके एकदम अपोजिट। इसीलिए मैंने दोनों टॉपिक को एक साथ लिख दिया है, सहयोग और संघर्ष को। तो संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संघर्ष भी समाज में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो चूंकि जैसे एक कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, उच्चतम के लिए, हिंदी में लिखता हूं, उच्चतम के लिए उत्तरजीविता का सिद्धांत, या इसे बलिष्ठ जीविता भी कहते हैं, है ना। यानी कि समाज में कौन जो है मतलब अपनी स्थिति बनाए रखेगा, अपना अस्तित्व को कायम रखेगा, जो उच्चतम होगा। ये कंसेप्ट है डार्विन का, एक तरीके का बायोलॉजी का कंसेप्ट था, और जो अब हमारे समाजशास्त्र में स्पेंसर ने इसको यूज किया था। क्योंकि स्पेंसर ने समाज को कैसे देखा, सावयव की तरह देखा, तो उन्होंने इसे बताने की कोशिश करी। अब संघर्ष के द्वारा ही समाज एक नए स्वरूप को प्राप्त करता है, क्योंकि समाज में संघर्ष और सहयोग
दोनों घटनाएं सदैव निरंतर पाई जाती रही हैं, है ना। उसके इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें टॉपिक कवर करने हैं और जो है फैक्चुअल कंटेंट पे भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं संघर्ष। संघर्ष क्या है? मानवीय संबंधों में सदैव विद्यमान रहने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है ये कहा जा रहा है। अब इस महत्वपूर्ण का होने का क्या आशय है? जैसे मैंने बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मनुष्य अपना विकास जो निरंतर किया है, उसने लगातार कई प्रकार के संघर्ष किए हैं। प्रकृति से संघर्ष किया है, समाज से जो है जीवों से संघर्ष किया है, समाज से संघर्ष किया है। उसके बाद जब राज्य का सिद्धांत आया तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है अपने जो है प्रभाव को बढ़ाने के लिए भी मनुष्य संघर्ष करता रहा है, और वही चीज़ अलग अलग स्वरूपों में फिर जो है बढ़ गई है। संघर्ष की प्रक्रिया की संघर्ष किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किया गया अर्थपूर्ण प्रयत्न है। जैसे अर्थपूर्ण प्रयत्न कैसे है? जैसे कोई राजा दूसरे राजा से युद्ध करता है तो उसको हरा देता है, तो अर्थपूर्ण प्रयत्न ये है कि हम जीत मिल जाएगी, हमारा साम्राज्य और विस्तार हो जाएगा उसका, है ना। तो अर्थपूर्ण प्रयत्न है। या किसी जीव ने अगर हमला किया है तो उसकी हत्या कर देना और अपने आप को जो है डेवलप करना, अपने आप को बचा लेना। इसमें शक्ति, हिंसा, प्रतिकार में समूह की क्रियाओं में बाधा डालता है। ये एकदम क्लियर होगा। अब बात करते हैं गिलिन एंड गिलिन के शब्दों में, समाजशास्त्रीय लहजे में, कि ये कैसे इसको समाजशास्त्रियों ने देखा है। तो गिलिन एंड गिलिन बताते हैं मित्रों, ये कहते हैं संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें, ये शब्द देखो, सामाजिक प्रक्रिया शब्द आया है, जिसमें व्यक्ति या समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। यानी कि अब जैसे मार्क्स ने क्या कहा, अगर हम मार्क्स के शब्दों में इसे समझें तो मार्क्स क्या कहता है? क्रांति की बात करता है। वो क्रांति कैसी चाहता है? कहता है कि पहले क्रांति वैचारिक होनी चाहिए, लेकिन यदि वैचारिक क्रांति से आप अगर जो है विजय न प्राप्त करें तो वो रक्तयुक्त भी हो सकती है। रक्तयुक्त क्रांति कीजिए और उसके बाद आप जो है समाजवाद लाइए। वो कहता है, आह्वान करता है कि मजदूरों उठो, तुम्हें अपनी बेड़ियों के सिवा खोने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है ना। तो ये चीज़ें। अब किंग्सले डेविस की क्या राय है मित्रों? किंग्सले डेविस कहते हैं जहां प्रतियोगियों का ध्यान प्रतियोगिता से हटकर प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाता है, वहीं संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब कहते हैं कि कंपटीशन तक तो ठीक है, प्रतिस्पर्धा तक ठीक है, प्रतिस्पर्धा तो एक संस्थात्मक चीज है, लेकिन उसके बाद अगर वो प्रतियोगियों पर केंद्रित हो जाए तो फिर वहां पर संघर्ष ज्यादा केंद्रित हो जाएगा। यानी कि कोई ना पढ़ सके मैं पढ़ूं, इस तरीके की फीलिंग रखना, ये बात कही जा रही। और भी इसकी तमाम व्याख्या, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ दो शब्द आप पकड़ लेंगे बस आपका काम हो जाएगा। पहले ये जो प्रतिद्वंदियों पर केंद्रित हो जाना, ये एक कीवर्ड है, और दूसरा है प्रतियोगिता से हटकर। जैसे ही शब्द आएंगे वैसे आप किंग्सले डेविस समझ जाएंगे कि ये किंग्सले डेविस ने कहा है। अब बात करते हैं संघर्ष की विशेषताएं। संघर्ष की विशेषताएं क्या है मित्रों? पहली विशेषता लेते हैं, दो या अधिक व्यक्ति एवं समूह। जिस तरह सहयोग में भी एक से अधिक व्यक्ति चाहिए, उसी तरीके से संघर्ष में भी दो से ज्यादा लोग चाहिए, है ना। कोई व्यक्ति स्वयं से तो संघर्ष कर नहीं सकता। दूसरा है एक दूसरे के हितों की हिंसा की धमकी, यानी कि हम अपने लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए हम हिंसात्मक स्वरूप अपना सकते हैं, हिंसात्मक तरीका अपना सकते हैं। तो इस तरीके की धमकी देना, आमतौर पर इस तरीके की धमकी आपको मिल जाएगी जो है बिल्डर्स के बीच में, ठेकेदारों द्वारा, है ना। और आजकल तो जो है अगर आप पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ पर आपको चुनाव में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं।
फिर ये एक चेतन प्रक्रिया है, बिल्कुल, जो संघर्ष अचेतन हो ही नहीं सकता। अचेतन भी हो सकता है लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं है, ये सदैव चेतन है, यानी एक एक्टिव प्रोसेस है। अगला ये वैयक्तिक प्रक्रिया है, यहाँ पर समूह नहीं आता, यहाँ व्यक्ति निजी हितों के लिए ऐसा करता है, निजी हितों की पूर्ति के लिए ऐसा करता है, इसलिए वैयक्तिक प्रक्रिया है। फिर यह अनिरंतर प्रक्रिया है, ये जरूरी नहीं है कि संघर्ष सदैव चलता रहे, क्योंकि समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं। संघर्ष जो है, सहयोग भी चलेगा, संघर्ष भी चलेगा, एक कोई प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं होगी, इसलिए कहा गया अनिरंतर प्रक्रिया है। फिर ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया इस तरीके से फ्रेंड्स कि संघर्ष दुनिया के सभी समाजों में देखा जाता है। दुनिया में एक तरीके का संघर्ष अगर हम धार्मिक तौर पर देखें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में चल रहा है ना। वहीं राजनीतिक संघर्ष चलते रहते हैं, आर्थिक संघर्ष चलते रहते हैं, सामाजिक संघर्ष चलते रहते हैं, और ये पूरे विश्व के स्तर पर है, अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए हर स्तर पर सार्वभौमिक प्रक्रिया है। फिर संघर्ष के स्वरूपों को हम लोग पहचानेंगे, संघर्ष के स्वरूप, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषताएं सिंपल मैंने बता दी हैं। अब गिलिन एंड गिलिन क्या कहते हैं? ये कहते हैं वैयक्तिक सहयोग की, ठीक है, फिर प्रजाति सहयोग की, और फिर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, और फिर राजनीतिक संघर्ष की बात करते हैं, और फिर बात करते हैं आंतरिक संघर्ष की। तो यहां पर ये दो शब्द गलत लिखे हुए हैं, इनमें जो है सहयोग की जगह संघर्ष होगा। यहां पर वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, ये शब्द प्रयोग होने चाहिए यहां पर, वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष। गिलिन एंड गिलिन कहते हैं वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, इतने स्वरूप बताते हैं, है ना। 1 2 3 4 5। अब इनको हम लोग ठीक से समझते हैं। पहले तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिलिन एंड गिलिन ने कितने प्रकार के संघर्षों की बात करी, एक ये प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न हो सकता है निम्नलिखित में से इनमें से किस प्रकार के संघर्ष की बात गिलिन एंड गिलिन नहीं करते हैं। तो पहला है, या तो हम लोग तो फिलहाल इनको देखते हैं वैयक्तिक संघर्ष की। तो भाई समाज में संघर्ष जो है सदैव जो है वैयक्तिक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति को बेहतर बनाना चाहता है। उसके लिए वो सही और गलत दोनों तरीके अपनाने की कोशिश करता है। क्योंकि संघर्ष है तो ज़्यादातर लोग गलत तरीके अपनाते हैं। अगर इसको हम लोग गांधी जी के शब्दों में समझें तो गांधी जी इसे कहते हैं साध्य और साधन में जो है समानता होनी चाहिए। यानी जो हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं वो लक्ष्य भी हमारा प्योर होना चाहिए और साधन भी प्योर होना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं कि मर्टन की, तो मर्टन अनुरूपता, नवाचार, है ना, प्रतीकात्मकता, ये सब तमाम तरीके की बात करते हैं। तो अनुरूपता वो कहते हैं सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन। सांस्कृतिक लक्ष्य की बात करते हैं, है ना। तो ये चीज वैयक्तिक संघर्ष। दूसरा है प्रजातीय संघर्ष। प्रजाति का मतलब जाति से तो नहीं होता है, मैंने कल भी अपने एक लेक्चर में रिकॉर्ड किया था। तो प्रजाति से मतलब है रेस से, जैसे मंगोलायड, ऑस्ट्रोलायड, नीग्रो, है ना। अभी आपने देखा कि फ्लॉयड की मौत हुई अमेरिका में, उसे एक वाइट ने जो है एक वाइट ऑफिसर ने अपने पैरों पर के घुटने से उसे दबाकर मार दिया। वो ब्रीद नहीं कर पा रहा था, है ना। तो वहां पर आप क्या देखा कि एक तरीके का रेशियल संघर्ष है। वहीं ये भारत में भी अपने नए नए स्वरूपों में आपको देखा जाता है।
फिर वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। वर्ग संघर्ष तो गिलिन जो है क्या है, वर्ग संघर्ष को बताते हैं। समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं मूलतः मार्क्स के शब्दों में, है ना। तो ये छोटा होता है पूंजीपति वर्ग होता है, और दूसरा है सर्वहारा यानी मजदूर वर्ग। तो सर्वहारा के पास भाई पैसा नहीं है, धन नहीं है सरल शब्दों में, तो वो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं करता। भाई आज के टाइम में रिलायंस जियो सबसे बड़ी जो है टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। कैसे? इसी वजह से इनके पास एमओपी है, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन इनके पास सबसे बेहतर है। इन्होंने शुरुआत में 6 महीने का फ्री जो है सब्सक्रिप्शन दे दिया और 10 करोड़ यूजर्स ये लेकर आ गए, जबकि दूसरी कंपनियां सब धड़ाम हो गई। तो इन्होंने दूसरे वर्ग को ही खत्म कर दिया। अगला है राजनीतिक संघर्ष। तो राजनीतिक संघर्ष चाहे अभी आपने देखा था अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच, है ना, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच। और अब भारत में आप देखते हैं कांग्रेस बनाम बीजेपी, और अभी कई राज्यों में 4-5 राज्यों में चुनाव फिर जो है अनाउंस हुए हैं। वहाँ देखते हैं कि लोग राजनीतिक संघर्ष करते हैं, वहाँ मुद्दे होते हैं, वैयक्तिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं, है ना, सार्वजनिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष क्या है मित्रों? जैसे अमेरिका, चाइना के बीच में ट्रेड वार, व्यापार युद्ध। व्यापार युद्ध से आशय है कर लगाने से, या उन शीत युद्ध के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। शीत युद्ध यूएसएसआर यानी रूस रशिया के जो पूरे एलाइज थे उनके, रशिया और यूएसए यानी पूंजीवादी देशों के जो एलाइज थे उनके बीच में हुआ था। ये एक वैचारिक संघर्ष था, है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो है युद्ध होते हैं। धार्मिक आधार पर इसे देख सकते हैं तो क्रिश्चियनिटी और जो है इस्लाम के संदर्भ में देख सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होते हैं, ये जो है संघर्ष होते हैं। फिर मैकाइवर के शब्दों में देखते हैं, मैकाइवर पेज के शब्दों में। मैकाइवर पेज इसे कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैकाइवर पेज इसे बताते हैं प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष के शब्दों तरीके से। अब प्रत्यक्ष संघर्ष क्या है मित्रों? ये प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष, ये नोट करिए, ये कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से किस प्रकार के संघर्ष की बात मैकाइवर पेज नहीं करते। तो प्रत्यक्ष संघर्ष जैसे ये सब एकदम इजी है। जब आप किसी से डायरेक्ट या आमने सामने होकर विभिन्न प्रकार के मामलों में संघर्ष करते हैं तो वो है डायरेक्ट संघर्ष। चाहे वो मामला राजनीति से जुड़ा हो, चाहे प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हो, चाहे वो जो है चुनाव जो है क्या कहते हैं आर्थिक संघर्ष हो, है ना, चाहे वो अपने आपके अस्तित्व के लिए संघर्ष हो, तो वो हो गया डायरेक्ट। और अप्रत्यक्ष संघर्ष क्या है? जो एक तरीके से जिसमें प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक तरीके अपनाए जाते हैं, वो द्वितीयक संघर्ष है। किंग्सले डेविस की राय जानते हैं मित्रों कि किंग्सले डेविस ने इसे कैसे जस्टिफाई किया है? किंग्सले डेविस इसे आंतरिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष के बारे में बताते हैं। ये पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आंतरिक संघर्ष और पूर्ण संघर्ष के बारे में बताते हैं। आंतरिक संघर्ष क्या है? आंतरिक संघर्ष से आशय है एक तरीके से, अब अगर इसे हम समझाते हैं कोजर के शब्दों में, कोजर आंतरिक और बाह्य संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन उनके इस स्टाइल में मैं आंतरिक संघर्ष को समझाता हूं। वो कहते हैं जब बाह्य संघर्ष होता है तो देश के अंदर सामाजिक एकता आती है। आंतरिक संघर्ष आप देख सकते हैं जैसे परिवार में, मित्र मंडली के बीच में, इस प्रकार के जो संघर्ष हैं वो आपको आंतरिक संघर्ष मिल जाएंगे। और दूसरा है पूर्ण संघर्ष। पूर्ण संघर्ष से आशय है यानी कंप्लीट, पूरी आजादी,
जब गांधी जी ने कहा था डू एंड डाई, करो या मरो, है ना, 1942 में, या आज़ादी के लिए संघर्ष करना, पूर्ण संघर्ष। ठीक है, सिंपल शब्दों में। अब जॉर्ज सिमल के बारे में देखते हैं। जॉर्ज सिमल के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है पिछले सालों में। तो ये 3-4 बातें बताते हैं। पहला है युद्ध, इसको भी एक आधार बताते हैं संघर्ष का। कलह, ये भी एक आधार है। मुकदमेबाजी भी एक आधार है। और अवैयक्तिक आदर्श भी एक आधार है। एक एक को लेते हैं। पहले लेते हैं अवैयक्तिक आदर्श। ये क्या है? यहां पर व्यक्ति आदर्श विहीन राजनीति करे, चाहे आदर्श विहीन राजनीति करे। जैसे आजकल ये स्वरूप देखने मिलता है। जैसे ट्रंप ने क्या कहा कि जो है एक तरीके से जनता को ऐसे उग्र किया कि जाकर वो जो है व्हाइट हाउस पर वो लोग हमला कर गए और काफ़ी लोगों की मौत हो गई, है ना। और वैसे ही जैसे तमाम प्रकार से, मतलब अलग अलग एंगल से देखा जाता है, तमाम प्रकार के संघर्ष देखे जाते हैं, है ना। अभी तो जैसे आपने देखा सेना का जो है के विरोध में म्यांमार में 250 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, है ना। तो ये वहाँ पर संघर्ष आपको देखने को मिल जाता है। फिर युद्ध की बात करते हैं। तो युद्ध में आपको पता ही है, चाहे भारत पाकिस्तान का हो, है ना, भारत और जो है चाइना का हो, या यूएसए और वियतनाम के बीच में वार जो हुआ था, उनमें आपने देखा कि तमाम प्रकार के जन संघर्ष क्षेत्र में प्रभाव बनाने के लिए, है ना, होते रहते हैं। तो ऐसे भी संघर्ष के जो है युद्ध भी संघर्ष का कारण बनते हैं। कलह से आशय क्या है? सब लोग सुनते होंगे कलह शब्द। कलह संघर्ष को कैसे जन्म देती है? जैसे आपने एक तरीके से समझ सकते हो कि ये एक तरीके की एक अवस्था होती है जिसके बाद संघर्ष हो जाता है, यानी कि लड़ाई झगड़ा की पूर्व स्थिति समझ सकते हैं आप इसे, पूर्व स्थिति कलह, है ना। पहले ये वैचारिक रूप से स्टार्ट होती है और फिर अपना जो है स्वरूप धारण कर लेती है। अगला है मुकदमेबाजी। मुकदमेबाजी जैसे को ऐसे जस्टिफाई किया जा सकता है, जैसे दो कंपनियों के बीच में, या उपभोक्ता और कंपनी के बीच में, या परिवार के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, डाइवोर्स को लेकर, है ना, मुद्दे हो जाते हैं। तो इस तरीके से इनके आपने चारों प्रकार देख लिए। अब कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कारण क्या है ना। तो इन कारणों में आपने देखा, इन कारणों में देखते हैं। पहला कारण है, जैसे माल्थस कहते हैं, माल्थस जनसंख्या सिद्धांत देने वाले माल्थस क्या बताते हैं? माल्थस कहते हैं कि जीवन में साधनों की कमी, जीवन में साधनों की कमी संघर्ष का कारण है। बिल्कुल भाई, गांधी जी क्या कहते हैं कि आप प्रकृति से इतना कुछ लीजिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचा रहे, है ना। और सब इसी को सतत विकास भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जब जीवन में साधनों की कमी हो जाए तो लोग लगातार एक तरीके से संघर्षरत हो जाते हैं। आपने विभिन्न देशों में ऐसे तमाम प्रकार के जनता के द्वारा उग्र आंदोलन देखे होंगे। आज के समाजों में भी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। फिर दूसरा, डार्विन क्या कहता है? उच्चतम के लिए उत्तरजीविता का सिद्धांत। यही तो मैंने बात बताई थी कि व्यक्ति अपने आप को बचाए रखने के लिए संघर्ष सदैव करता है। अब सिर्फ ये शारीरिक, अब इसका नया स्वरूप आ चुका है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है, और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे को देखा जाता है। जैसे चाइना बनाम अमेरिका के बीच में जो संघर्ष है वो किस प्रकार का है? एक तरीके का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का है, कि जो
ताकतवर होगा वो विश्व का जो है सबसे बड़ा लीडर बनकर उभरेगा, है ना। और मार्क्स क्या कहते हैं, जिन उत्पादन प्रणाली और आर्थिक असमानता पर इसे बताने की कोशिश करते हैं। उत्पादन प्रणाली क्या है मित्रों? उत्पादन प्रणाली है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार हो, पर नियंत्रण या अधिकार हो। अब यानी कि जिसके पास धन है उसी का तो नियंत्रण होगा, है ना। और वो कहते हैं आर्थिक असमानता, दो चीजें कहते हैं संघर्ष के लिए। अब उन्होंने दो शब्द प्रयोग किए थे, एक शब्द था प्रोलिटेरियत यानी कि सर्वहारा, और सरल भाषा में कहा जाए तो मजदूर, और दूसरा है पूंजीपति, पूंजीपति, है ना। अब पूंजीपति वो क्या कहते हैं अपने घोषणा पत्र में 1848 में, मजदूरों तुम्हें अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है ना। तो ये जब कहते हैं कि ये जो मजदूर वर्ग है ये क्लास बन चुका, क्लास इटसेल्फ है, इसको बनना है क्लास फॉर इटसेल्फ, यानी स्वयं के लिए, स्वयं में चेतना से, स्वयं के लिए चेतना होनी चाहिए, स्वयं के लिए चेतना होनी चाहिए, तब जाकर ये संघर्ष करेगा। और उसके बाद क्या होगा कि समानता आएगी। तो यहां ऐसे देखते हैं, तो कहते हैं ना आर्थिक असमानता संघर्ष को जन्म देती है। जब उसकी चरम स्थिति आएगी तो उसके लिए क्या कहते हैं, जो 4-5 समाजों की बात करते हैं, कहते हैं पूंजीवादी जो समाज है इस समाज में ऐसे ही होगा। फिर अगला फ्रायड एक मनोविश्लेषक हैं, आप सभी को पता है। और फ्रायड बात करते हैं, वो कहते हैं मनुष्य जन्म से ही हिंसात्मक प्राणी है, मनुष्य जन्म से ही हिंसात्मक प्राणी है, कि यानी मनुष्य जन्म से ही वो जो है उसका जो स्वभाव रहा है वो हिंसात्मक रहा है। फिर गिलिन एंड गिलिन के शब्दों में देखते हैं, ये सारे पूछे जाएंगे, आप लोग इन पर बहुत गंभीरता से गौर कीजिए। वो बात करते हैं व्यक्तिगत विभेद की, सांस्कृतिक विभेद की, हितों के टकराव की, इस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो एक एक को ले लेते हैं। व्यक्तिगत विभेद की मतलब जो पर्सनल डिफरेंटेशन है ना, वो संघर्ष को जन्म देता है कि मैं दूसरे से बेहतर बन जाऊं। दूसरा है सांस्कृतिक विभेद। सांस्कृतिक विभेद में वो बताते हैं कि कैसे एक तरीके से मेरी संस्कृति दूसरे की संस्कृति से बेहतर है। जैसे इसको कभी कभी एथनोसेंट्रिज्म भी कहा जाता है, निर्जातीय केंद्रवाद भी कहा जाता है। और तीसरा है हितों का टकराव। जब हितों का टकराव का मामला देखने को आपको मिलेगा, जब लोग अपने हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष करते हैं। और ये संस्था बनाम व्यक्ति भी हो सकती है और व्यक्ति बनाम व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी स्थिति को समाज में बेहतर बनाए रखने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने 2 टॉपिक को कंप्लीट किया है। पहला टॉपिक है सहयोग और दूसरा है संघर्ष। अब 1-2 कोटेशन ले लेते हैं। जैसे किम्बाल यंग कहते हैं कि युद्ध मनुष्य के मानवीय संघर्ष में सबसे हिंसात्मक जो है स्वरूप है। तो ये एक सिंपल बात है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि जो मेरा लेक्चर है ना, ये लेक्चर पूरा कंप्रहेंसिव है। इसमें मैंने सरलता से एक स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया है और यह भी कोशिश करी है कि प्रीलिम्स के सारे आपके तथ्य और जो है उनका विश्लेषण, कंसेप्ट, अवधारणाएं सब कुछ शामिल हो जाए। इससे अलग आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी तरफ से एक तरीके से आपके लिए गारंटी है।
जो भी कैंडिडेट मेरे लेक्चर को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्रेंड्स, वो हमें जो है चाहे तो व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर एक ही है 7054161270। हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर और प्लस PDF आप सभी को दिए जाएंगे और साथ में पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप भी प्रदान की जाएगी। फीस आप सभी को पता है, फीस बहुत ही मिनिमम है, मात्र 2500 रुपये फीस है। जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा आप सभी से वादा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।